दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 10 मई 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बुल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़। इस शो में आपको दिखाएंगे गजा में दूसरा नकबा, यूएन ने दी खतरनाक वार्निंग, बंदूकों के साए तले सीज फायर की बात, लेकिन इसराइल के हमले जारी। यूएई ने इसराइल का गजा प्लान ठुकराया, कहा सिविल रूल नहीं सियासी हल चाहिए। अमेरिकी एनवॉय का खुला धमकीनामा, ईरान ने यूरेनियम नहीं घटाया तो झेलना होगा ट्रंप का गुस्सा। और हुथीज की हाइपरसोनिक धमकी, कहा सीज फायर तोड़ा तो अमेरिका पे वार तय। मसा अल खैर, गुड आफ्टरनून। दुनिया एक और नकबा देख रही है। ये दर्द भरा इजहार यूनाइटेड नेशंस ने किया है। यूएन के खास डेलीगेशन ने कहा कि इसराइल ऐसे जुल्म ढा रहा है जो सोच से परे है। न सिर्फ जमीन जब्त की जा रही है, बल्कि लोगों को भूख और दहशत के साए में धकेल दिया जा रहा है। जो हो रहा है वो एक और नकबा बन सकता है। इस हफ्ते की शुरू में इसराइल ने एक और बड़े और ख़तरनाक प्लान का इजहार किया था, जिसके तहत लाखों भूखे और बेघर फ़लस्तीनियों को गजा के नॉर्थ से निकालकर या धकेलकर सिर्फ 6 कैंप्स में कैद कर दिया जाएगा। ये ऐसे कैंप्स हैं जिनमें न बिजली है, न पानी है, न दवा और न रोटी। साल 1948 का नकबा जो हुआ था, उसमें क्या हुआ? लाखों फ़लस्तीनियों को उनके घरों से निकाल दिया गया था और उनकी यादें सिर्फ खाक में रह गई थीं। आज फिर वही मंजर ताज़ा हो रहा है। यूएन की कमेटी ने जॉर्डन की दारुल हुकूमत अम्मान में अपनी एनुअल रिपोर्ट के बाद कहा, जो भी कहा उसे जरा ध्यान से सुन लीजिए। इस रिपोर्ट में लिखा गया कि ये सिर्फ एक जंग नहीं, ये हर किसी का बसेरा छीनने जैसा जुल्म है। ये सिर्फ बमबारी नहीं, ये नस्लों का कत्ल है। ये इसराइल का वो कॉलोनियल इरादा है जो हर एक फ़लस्तीनी से उसकी ज़मीन, उसकी पहचान, उसकी शनाख्त और उसका वजूद छीन लेना चाहता है। दुनिया की आंखों के सामने एक और नकबा लिखा जा रहा है, और अगर खामोशी रही तो कल की तारीख में इंसानियत का चेहरा और भी सिहा लिखा जाएगा। ये सब कुछ यूएन की रिपोर्ट में है। इस डिटेल्ड रिपोर्ट के बाद कुछ बड़ी अपडेट्स जो बेहद ज़रूरी हैं, सुन लीजिए, उसके बाद फिर डिटेल रिपोर्ट्स आ जाएंगी। बड़ी अपडेट्स हैं, एक साथ जान लीजिए। ये कई खबरों का जुज़ है। गजा में कत्लेआम, भूख की सियासत और सीज फायर का दबाव सब जारी है। इसराइल ने सिर्फ जुमे के दिन ही कम से कम 23 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। गजा मीडिया ऑफिस ने यूएन से अपील की है कि वो इसराइल की ब्लॉकेड और भूख की सियासत ख़त्म करवाने के लिए फ़ौरन मदाखलत करे। उधर अमेरिका ने बयान दिया है कि इसराइल खुद एड नहीं बांटेगा, सिर्फ सिक्योरिटी देगा। हमने आपको कल खबर बताई थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी गजा के लिए, जो अमेरिका के हिसाब से गजा में राशन, मदद, दवा जो भी बांटेगी वो अमेरिका के मातहत होगा। निज़ाम भी अमेरिका संभालेगा, सिक्योरिटी सिर्फ इसराइल करेगा। व्हाइट हाउस इसराइल पर प्रेशर डाल रहा है कि वो हमास के साथ सीज फायर और होस्टेज डील करे। ये एक बड़ी खबर है कि हमास से डील करे इसराइल, जिसका दबाव व्हाइट हाउस डाल रहा है, वो भी ट्रंप के गल्फ टूर से पहले जो अगले हफ्ते होने वाला है। अरब सोर्सेज कह रहे हैं, सुनिए, कि अमेरिका हमास से हथियार डालने की डिमांड छोड़ने पर तैयार है, वो भी सिर्फ गजा में अमन के लिए। ये सबसे बड़ी खबर हो सकती है। इस खबर को हम आगे डिटेल में लाने की कोशिश करेंगे एक नए वीडियो में, इस वीडियो में नहीं। ये बड़ी खबर है सर। इसराइल ने वेस्ट बैंक के जेनिन में हमास के कमांडर नूर अल बतावी को मार डालने का कत्ल करने का दावा किया है कि हमने उसे एलिमिनेट कर दिया। ये थी अपडेट्स। अब तफसील से खबरें फिर से शुरू करते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इसराइल को बड़ा झटका दिया है। यूएई ने इसराइल का गजा एड प्लान रिजेक्ट कर दिया है। कहा है ये असली क्राइसिस का हल नहीं है। यूएई ने इसराइल की ये डिमांड रिजेक्ट कर दी है कि वो गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन यानी जीएचएफ को फंड करे। ये वही फाउंडेशन है जिसे अमेरिका बना रहा है, और ये मदद बांटेगी, और इसकी सिक्योरिटी पूरे इसराइल गजा की, इस एड की भी कौन करेगा? इसराइल। तो यूएई से कहा गया था फंड करे, यूएई ने मना कर दिया। मतलब तबाही इसराइल मचाएगा। गजा के लोगों की मदद के नाम पर कैद रखें दोनों भैये रंगा बिल्ला, और मदद का पैसा भरे कौन? यूएई। इसराइल चाह रहा था कि यूएई पैसा दे और बाकी मुल्क भी फॉलो करे, लेकिन अमेरिकी ऑफिशियल्स ने कहा यह प्लान गजा के असली मसाइल का हल नहीं है। ये तो तुम्हारा मौक़िफ़ या तुम्हारा जो मकसद है वो पूरा करने वाला है। यूएई का कहना है कि अगर प्लान को बदला गया
और गजा के डायर नीड्स यानी कि सख्त ज़रूरतों का ख्याल रखा गया तो हमारा रुख बदल सकता है। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इसराइल का इनिशिएटिव लॉन्च होने से पहले झटका खा गया है। इसराइल जीएचएफ के जरिए एड हमास तक ना पहुंचने का इंतजाम चाहता है, लेकिन यूएई ने इस अप्रोच को सपोर्ट नहीं किया है। अंदर ही अंदर अरब ममालिक हमास के साथ हैं, मगर वो इसे ऊपर से जाहिर नहीं कर सकते क्योंकि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर लिस्टेड है और एक ग्लोबल मार्केट होने के नाते मजबूत अरब ममालिक अपने साथ कोई इल्ज़ाम जुड़ जाने से डरते भी हैं और बचते भी हैं, और वो जानते हैं कि सीधा इस कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने से फिर अमेरिका से भी नाराज़गी झेलनी होगी। कुछ चीज़ें हैं जो सामने नहीं हैं, वो भी बतानी चाहिए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इसराइल अगर गजा को पूरी तरीके से होल्ड कर लेगा तो फिर अगला टारगेट तो हम भी हो सकते हैं, क्योंकि उनका जो एक ख्वाब वाला ग्रेटर इसराइल का प्लान है उसमें तो बहुत से लोग आते हैं ना। खैर बढ़ते आगे। हमास ने नया वॉर मोड अपना लिया है। उसके हमले अब डिफेंसिव से टैक्टिकल अटैक मोड में शिफ्ट हो गए हैं, यानी उसने डिफेंस की जगह अब खुलकर आईडीएफ को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पहले वो अपनी डिफेंस में गोली चला रहे थे, अब अग्रेशन हो गया है, मामला अग्रेसिव हो गया है और टैक्टिकल मूव्स ले लिए हैं। गजा स्ट्रिप में हमास ने अपनी स्ट्रेटजी बदल दी है, ये रिपोर्ट कहती है। अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं, टैक्टिकल अटैक्स का नया फेज शुरू हो गया है। फिलिस्तीनी मिलिट्री एनालिस्ट रामी अबू जुबैदा का कहना है ये नया मोड प्लांटेड बॉम्ब्स, एम्बुशेस यानी घात और एलीट इजरायली यूनिट्स जैसे गोलानी ब्रिगेड को बिल्डिंग्स के अंदर बुलाकर उन्हें शिकार बनाने से साफ नजर आ रहा है। रफा के अंदर होने वाले ये हमले इसराइल के क्लेम को झुटलाते हैं जो ये कहता था कि साउथ गजा उसके कंट्रोल में है। जुबैदा ने कहा कि रेजिस्टेंस फोर्सेस हर जगह मौजूद हैं, हमास के लड़ाके हर जगह मौजूद हैं और इसराइली फौज को कहीं भी निशाना बना सकते हैं। हमास ने कुछ घंटों पहले ही एक ऑपरेशन कंफर्म किया था, शायद आपको याद हो कि उसके फाइटर्स ने रफा के तनूर एरिया में एक इसराइली यूनिट को घर के अंदर एम्बुश किया, घात लगाकर हमला किया। क्या था उस रिपोर्ट में हमने आपको बताया था, 12 इसराइली फौजियों पर एंटी पर्सनल और एंटी आर्मर रॉकेट से हमला किया गया। इस अटैक में कई इसराइली फौजी हलाक और जख्मी हुए थे, ये हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड ने दावा किया। ये साफ सिग्नल है कि हमास ने अब फुल ब्लोन काउंटर ऑफेंसिव का रास्ता अपना लिया है और ये आईडीएफ के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब है। अब बात अमेरिका और ईरान की और प्रेशर की। डोनाल्ड ट्रंप के एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने चौथे राउंड की बातचीत से पहले ईरान को खुली वार्निंग देते हुए कहा है, कई पॉइंट्स हैं, सुनिए क्या क्या कहा है। डिमांड्स हैं, ईरान को अपने सारे इनरिचमेंट फैसिलिटीज़ बंद करने होंगे जहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए या न्यूक्लियर मटेरियल्स बनाने के लिए यूरेनियम को एनरिच किया जाता है, वो तमाम फैसिलिटीज़ अड्डे बंद करने होंगे। ईरान के पास सेंट्रीफ्यूज रखना भी मंजूर नहीं, पूरी तरह से हटाने पड़ेंगे, इन्हीं से बॉम्ब बनाया जा सकता है। ईरान के पास जो भी एनरिच्ड फ्यूल है, जिसे एनरिच कर चुका है ऑलरेडी, वो उसको डाउन ब्लेंड करके किसी दूर के मुल्क में भेजना होगा। अमेरिका की एक रेड लाइन भी है कि ईरान में कभी भी एनरिचमेंट प्रोग्राम नहीं होगा, इससे ये तय हो जाएगा कि कभी वो न्यूक्लियर बम नहीं बना पाएगा। एनरिच करना ज़रूरी है यूरेनियम को उस लेवल तक ले जाने के लिए। विटकॉफ ने कहा कि ईरान सिविलियन यूज़ का न्यूक्लियर प्रोग्राम रख सकता है लेकिन एनरिचमेंट नहीं कर सकता। विटकॉफ ने वार्निंग भी दी कि ईरान अगर इनकार करेगा तो ट्रंप का इम्तिहान लेगा, गुस्से का शिकार होगा और ये उनके लिए एक गलत फैसला होगा ईरान के लिए। दोस्तों, ईरान अमेरिका इनडायरेक्ट न्यूक्लियर टॉक्स का अगला राउंड ओमान में संडे को कल होने वाला है और उससे पहले अमेरिका का ये फरमान, ये धमकी ये बताती है कि वो ईरान पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। क्या ईरान दबाव में आ जाएगा, ये तो कल पता चलेगा। अब इधर से आईआरजीसी ने भी एक वार्निंग दी है। आईआरजीसी के कमांडर हुसैन सलामी की तरफ से वार्निंग आई है कि हर दुश्मन को जवाब दिया जाएगा। मेजर जनरल हुसैन सलामी, जो कि ईरान के आईआरजीसी यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर हैं, उन्होंने दुश्मनों को खुली वार्निंग दी है। कहा है कि अगर ईरान के खिलाफ कोई भी हमला होता है तो ईरान हर उस जगह, हर उस मुल्क पर रिटेलिएशन करेगा,
स्ट्राइक्स लॉन्च करेगा जहां से वो हमला किया गया हो। उनका कहना है कि ईरान अपनी सिक्योरिटी और आज़ादी के लिए कोई भी कदम उठाएगा। बात यमन की। यमनी आर्म फोर्सेस ने जुमे को एक बार फिर तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट को टारगेट करने का ऐलान किया। YAF के मुताबिक, यमनी आर्म फोर्सेस के मुताबिक, ये मिसाइल डोमेस्टिकली डेवलप यानी घर में ही बनाई गई थी। एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल थी जो अपने टारगेट पर पूरी तरह से जाकर लगी। यह हमला इसराइल पर एयर ब्लॉकेड इंपोज करने के लिए यमन के ऑनगोइंग कैंपेन का हिस्सा है। यमनी आर्म फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने इस स्ट्राइक के बारे में तफसील दी और रस्मी तौर पर बयान भी दिया। बताया कि हमने जाकर हिट किया है, दावा किया। यमनी फोर्सेस ने दावा किया कि मिसाइल ने बेन गुरियन एयरपोर्ट को सक्सेसफुली हिट किया। वहीं इसराइल की तरफ से कहा गया कि हमने इसे इंटरसेप्ट कर लिया। यमन ने अमेरिका को खुली वार्निंग दी है कि सीज़फायर तोड़ने की कोशिश हुई तो तगड़ा जवाब मिलेगा। अंसरुल्लाह मूवमेंट के सीनियर लीडर अली अल दायलिमी ने यह कहा है कि अमेरिका किसी भी वक्त नया सबोटेज यानी तोड़ फोड़ कर सकता है हमारे यहाँ, जबकि अभी कुछ दिन पहले ही ओमान के ज़रिए एक सीज़फायर डील हुई अमेरिका और हुतीज़ के बीच। तो ये हुतीज़ के लीडर ने ये कहा है अपने बयान में कि हमें पूरी होशियारी और तैयारी के साथ रहना होगा, क्योंकि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो कुछ भी कर सकता है। अगर उसने कुछ भी किया तो फिर हम बहुत कुछ करेंगे। ये उनकी तरफ से धमकी भी दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में इतना ही। सलामत रहिए, खुश रहिए।